Hello everyone, this is part 6 of Environmental Science question answer series where I will discuss 15 question from the previous year and will also provide you the explanation. So let's start. The first question is, an infinitesimal air parcel rises slowly upwards in the atmosphere. In this context, which one of the following statement is not correct? तो एक हमारा छोटा सा पार्सल है जो कि एटमॉस्फेयर में ऊपर जाता है, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ में से इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? तो हीट एक्सचेंज जो है ज़ीरो होता है। देखो आपका कोई पार्सल है और वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ऊपर क्यों जा रहा है? कूल डाउन होने जा रहा है। तो जब कूल डाउन कैसे होगा? जब वो हीट को एक्सचेंज करेगा। तो हीट एक्सचेंज DQ वो जो आपका है वो ज़ीरो होता है क्या? हाँ, क्योंकि एडियाबैटिक पार्सल होता है, ठीक है। एडियाबैटिक पार्सल की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी हीट को लूज़ नहीं करता है, तो यहाँ पे जो हमारा DQ होगा वो ज़ीरो होगा। सही बात है। सेकेंड है, सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा वो है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है उसकी डिक्रीज़ होती है। हाँ, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ होती है ना, अगर डिक्रीज़ नहीं होगी तो पार्सल कूल डाउन कैसे होगा? तो वो डिक्रीज़ होती है। सी है, टेम्परेचर ड्यूरिंग एक्सेंट डिक्रीज, टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है एज वेल एज टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो रहा है, तभी वो हमारा पार्सल कूल हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है, लैप्स रेट हैज़ अ नेगेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू। जो लैप्स रेट होता है, लैप्स रेट क्या होता है कि विद द इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर डिक्रीज, दैट इज कॉल्ड लैप्स रेट। तो क्या वो नेगेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू होगा? नहीं, वो पॉजिटिव होगा। क्यों लैप्स रेट नेगेटिव नहीं होगा? क्योंकि ऊपर जा रहा है और जाते जाते अब उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो वो तो पॉजिटिव होगा लैप्स रेट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा रॉन्ग होगा, लैप्स रेट इसकी नेगेटिव नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्केल्स ऑफ मेट्रोलॉजी आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द लीस्ट। देखो हमारी जो मेट्रोलॉजी होती है, जब हम वेदर की बात करते हैं या क्लाइमेट की बात करते हैं तो उसको हम 3 स्केल्स में डिवाइड करते हैं, मीज़ो, मैक्रो और माइक्रो और हमारा मैक्रो में, ठीक है। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो बोल रहा है कि कौन सा है। तो सबसे पहले हम छोटे स्केल की बात करेंगे जो कि माइक्रो, उसके बाद मीज़ो, उससे बड़ा एरिया की बात करेंगे, उसके बड़ा होगा हमारा मैक्रो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जार टेस्ट इज़ यूज टू डिटरमाइन। जो जार टेस्ट होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? टर्बिडिटी ऑफ वाटर, सेटलिंग ऑफ कोलॉइड्स, कोएगुलेंट डोज या कोएगुलेशन टाइम। तो जो जार टेस्ट होता है वो हमारा कोएगुलेंट की जो डोजेस कितनी देनी चाहिए, हम किसी, जैसे मान लो हमें कोई वाटर है, ठीक है, तो हम उसको टेस्ट करेंगे उसमें कि जो लोवेस्ट डोज जो हमारी केमिकल की हम उसको प्रोवाइड करें ताकि हमारी सेटिस्फैक्ट्री सेटलिंग मिल जाए हमें। तो उसके लिए हम जिसको यूज़ करते हैं वो होता है हमारा जार टेस्ट मेथड। ये बहुत सारी लैबोरेटरीज़ में यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। तो ये फ्लक्चुएशन को मतलब डिफरेंट केमिकल डोजेस दे दे के यूज़ किया जाता है और जो मिनिमम डोज सेटिस्फैक्ट्री होती है उसको हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम बेस्ड ऑन देयर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब कि हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें बोला है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से कौन सा सही होगा। तो ये हमारा कम से ज़्यादा है, तो सबसे कम प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो होगी हमारी मार्च में। देखो रिवर में हमेशा सबसे ज़्यादा रहेगी इनमें से, अगर हम चारों ऑप्शन से देखें। रिजर्वायर में उससे बाद में होगी, तो और स्वैम्प और मार्च में अगर कन्फ्यूजन है तो मार्च में सबसे कम होती है, फिर स्वैम्प में होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, मार्च, स्वैम्प, रिजर्वायर एंड रिवर। क्वेश्चन 5 है, असर्शन और रीजन का असर्शन दिया है, एनिमल अडॉप्ट वेरियस स्ट्रेटजीज टू सर्वाइव द हॉस्टाइल इन्वायरमेंट। रीज़न है, प्रेइंग मैंटिस इज ग्रीन इन कलर विच मर्जेस विद द प्लांट फॉलेज। तो जो असर्शन है कि प्लांट बहुत सारे हॉस्टाइल मतलब कि जो उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन है उसमें सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करता है। तो रीज़न दिया गया है कि जैसे जो मेंटिस है वो अपने को ग्रीन कलर कर देता है प्लांट के फॉलेज में मिक्स होने के लिए। तो पहला बात तो सही है कि हाँ चेंजेस करते हैं वो अपना सर्वाइव करने के लिए अलग अलग जगह में, लेकिन मेंटिस ऐसे कलर चेंज नहीं करता, मेंटिस ऑलरेडी ग्रीन है। तो इसका जो सही इसमें अगर हमें कैमलियन की बात की जाती, गिरगिट की बात की जाती, तो वो चेंज करता है हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में। तो इसका रीज़न गलत होता है और
आपका असर्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन, ए इज़ ट्रू और इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ टाइप ऑफ लेक दैट फॉर्म इन द डिप्रेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट बिटवीन द पैरेलल फॉल्ट इज नोन एज। तो ये हमने प्रीवियस वाली सीरीज़ में भी इस क्वेश्चन को टैकल किया था कि हमारे दो पैरेलल फॉल्ट्स हैं जो हमारे अर्थ में कन्वर्जन और डाइवर्जन होता है तो फॉल्ट्स आती हैं। तो अगर ये पैरेलली मूव करें तो इनके बीच में जो गैप बनेगा उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम ग्रेबन लेक। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन to occur what must be the minimum confinement time of the hot plasma ion density 10^22 पर मीटर क्यूब। तो कन्फाइनमेंट टाइम जो उसको मिनिमम टाइम चाहिए होता है वो कितना चाहिए। अगर जैसे क्वेश्चन है हमारा एक थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, और उसके लिए मिनिमम कन्फाइनमेंट टाइम कितना चाहिए होता है अगर आयन की डेंसिटी इतनी है। तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला है आयन डेंसिटी इनटू कन्फाइनमेंट, सॉरी फॉर द राइटिंग, आप समझ लेना, कन्फाइनमेंट टाइम इक्वल टू 10^22 इसका, सॉरी 20 नॉट 22, 10^20 इसका फार्मूला है। तो हमारे पास आयन डेंसिटी दी हुई है ना, आयन डेंसिटी दी हुई है। आयन डेंसिटी कितनी दी हुई है हमको, आयन डेंसिटी दी हुई है 10^22। हमें कन्फाइनमेंट टाइम निकालना है, वो हमें नहीं पता, और हमें ये पता है 10^20 है। तो हम कन्फाइनमेंट टाइम कितना हो जाएगा हमारा 10^20, ये 22 हमारा यहाँ आ जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा 10^20 अपॉन 10^22 इक्वल टू 10^-2। 10^-2 आपका इसका सही आंसर होगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी, 10 ms। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स हैज़ द हाइएस्ट HHV कार्बन इंटेंसिटी। तो हायर हीटिंग वैल्यू होता है आपका HHV, तो इसमें से किसकी होगी सबसे ज़्यादा। तो आपकी इसमें सबसे नेचुरल गैस, ऑयल, बिट्यूमिनस कोल या न्यूक्लियर फ्यूल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑयल। ऑयल की सबसे ज़्यादा हायर हीटिंग वैल्यू होती है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है कि द मोस्ट सुटेबल रेंज ऑफ विंड स्पीड फॉर विंड पावर जनरेशन इज़। तो विंड पावर जनरेशन के लिए जो सुटेबल आपका स्पीड है वो कितनी है। तो जो सुटेबल स्पीड है वो आपके 4 to 12 मीटर पर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि द इंटरनल कंबस्शन इंजन यूजिंग पेट्रोल आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ। तो जो आपका कंबस्शन चैम्बर होता है इंजन का, उसमें मेनली कौन से निकलती है, आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। उसके अलावा इनमें से अगर हम बात की जाए ओजोन, नॉक्स, सॉक्स या VOCs में, तो आंसर नंबर बी, आंसर नंबर 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज परफॉर्म ड्यूरिंग। तो कॉस्ट और बेनिफिट जो एनालिसिस है कि हमारा कितना इसमें एक्सपेंस होगा, कितना फ़ायदा होगा, उससे कितना नुकसान होगा उसका, तो कौन से फेज़ में, डिज़ाइन फेज़ में, फिजिबिलिटी स्टडी फेज़, इम्प्लीमेंटेशन या मेंटेनेंस। तो इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस में तो नहीं होगा। तो हमारा इसमें से जो ऑप्शन सही है वो है बी, फिजिबल, कितना हमारा फिजिबल है प्रोजेक्ट, कितना इससे नुकसान और फ़ायदा हो सकता है। तो ये हमारा फिजिबिलिटी स्टडी फेज़ में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, रिस्क असेसमेंट इन EIA डज नॉट इन्वॉल्व। तो हम जब रिस्क का असेसमेंट करते हैं EIA में, तो उसमें से कौन सी बात है जो नहीं है इन्वॉल्व। मैक्सिमम क्रेडिबल एनालिसिस, हैज़ार्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडीज़, प्रिपरेशन ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान या असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट अराइजिंग ऑफ। देखो हम इसमें से जिसकी बात नहीं करते हैं ऑप्शन नंबर डी, हम नहीं बात करते हैं इस चीज़ की कि कितना हमारा प्रॉफिट निकलेगा हमारे इस प्रोजेक्ट से। उसके अलावा ये सारी बातें होती हैं कि क्रेडिबिलिटी की बात होती है, ऑपरेबिलिटी की बात होती है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की भी बात होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हमारा सही हो जाएगा।
Question number 13. Under which section of Wildlife Protection Act 1972 the state government can declare an area close to hunting for a specified period? तो हमारे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें बहुत सारे हमारे सेक्शंस हैं, 66 सेक्शन है। तो उसमें से कौन से सेक्शन में ये बात हुई है कि जो हम किसी एरिया को गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है क्लोज फॉर हंटिंग, तो ये हम सेक्शन 37 के अंडर कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेयर फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट क्लास इंटरवल इज कॉल्ड। तो जैसे हमारा ये मान लो फ्रीक्वेंसी है और ये हमारा क्लास इंटरवल है, तो किस में होता है ऐसा? ऐसा होता है हमारा हिस्टोग्राम में। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर लीथल ड्यू टू द इनएक्टिवेशन ऑफ। तो जो यूवी रेज होती हैं वो लीथल होती हैं, मतलब डेडली होती हैं। क्यों होती हैं, क्या करती हैं वो इनएक्टिवेट करते हैं। किसको इनएक्टिवेट करती हैं? हमारे बॉडी में जो चीज़ें होती हैं उनको। तो हमारी बॉडी में किसको इनएक्टिवेट करेंगे? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पिगमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आई गेस दिस इज़ क्लियर। थैंक यू।